नमस्कार स्टूडेंट, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग जो प्रयोगशाला परिचालक के लिए एमसीक्यूज की सीरीज स्टार्ट किए हैं उसका एमसीक्यूज नंबर 2 देखेंगे। और आप सभी को मैं बता दूं, हम लोग अभी केमिस्ट्री का एमसीक्यूज कर रहे हैं। मैं पहले ही आप लोगों को इन्फॉर्म किया था अपने वीडियो के माध्यम से कि हम लोग सब्जेक्ट वाइज क्या करेंगे, एमसीक्यूज। और अभी हमारा कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है, केमिस्ट्री। ठीक है, एक केमिस्ट्री का रहेगा एमसीक्यू नंबर 2। ठीक, इससे पहले मैं पहला एमसीक्यू डाल चुका हूँ और उसके साथ साथ 2 और एमसीक्यू डाला है जो एकदम आपके एक विशिष्ट टॉपिक से संबंधित था। वो टॉपिक था आपका परमाणु संरचना। परमाणु संरचना से जितने भी प्रश्न बनते हैं उसको मैं उसमें करा चुका हूँ। अगर आप लोग वो वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल में जाना, प्लेलिस्ट में जाना और प्रयोगशाला परिचालक भर्ती 2024 वाला जो प्लेलिस्ट है उसको खोलना, वहाँ पे आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एमसीक्यू नंबर 2। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है या फिर अलग अलग होती है। ठीक है, तो वे परमाणु क्या कहलाते हैं, इसमें आपको पूछा गया है। ठीक, इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताऊंगा। उसी कॉन्सेप्ट से आपका पूरा केमिस्ट्री बना है और जो अभी मैं एमसीक्यूज करा रहा हूँ वो आपको सभी प्रश्न उस कॉन्सेप्ट से ही बना सकते हो। आप लोगों को रटने की जरूरत, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। कॉन्सेप्ट अगर याद रहेगा तो आप लोग अपना माइंड लगा के भी इसको बना सकते। ठीक है, तो होता क्या है, एक होता है परमाणु। क्या होता है, परमाणु। और परमाणु के अंदर रहता है नाभिक। क्या रहता है, नाभिक। अब परमाणु में आप लोग अगर पढ़े हो तो मैं बता दूं, नहीं पढ़े हो फिर भी मैं बताता हूं आपको। परमाणु में 3 कण होते हैं। कौन कौन से कण होते हैं आप लोग को पता ही होगा। एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन और एक होता है इलेक्ट्रॉन। इसमें से आपके इलेक्ट्रॉन में रहता है माइनस आयन, ऋणात्मक आयन। प्रोटॉन में रहता है धनात्मक आयन और जो न्यूट्रॉन रहता है क्या रहता है, उदासीन रहता है। ठीक है, तो इस चित्र से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि प्रोटॉन क्या चीज, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है नाभिक के अंदर उपस्थित है। किसमें, नाभिक के अंदर। और जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक के बाहर वाली कक्षा में क्या करता है, परिक्रमण करता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक, तो इसी के अनुसार क्या करते हैं हम लोग, अब परमाणु तो है तो परमाणु की संख्या भी ज्ञात करनी होती है। अगर कोई तत्व है उस तत्व की परमाणु क्रमांक या फिर परमाणु संख्या ज्ञात करना होगा ना भाई, क्योंकि आवर्त सारणी में बहुत सारे तत्व है। ठीक, तो उसी को इसमें समझेंगे। किसी भी तत्व के परमाणु संख्या को ज्ञात करने के लिए उनके प्रोटॉनों व इलेक्ट्रॉनों की संख्या का गणना करना पड़ता है। कैसे, देखो मैं बताता हूँ आप लोगों को। जिस परमाणु में क्या चीज, परमाणु का परमाणु क्रमांक, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक को हम लोग जेड से प्रदर्शित करते हैं और जेड बराबर होता है किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या या फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। माना किसी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या 2 है या फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है तो उस परमाणु का परमाणु क्रमांक जेड बराबर क्या हो जाएगा, आपका 2 होगा। ठीक, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। क्या बताया मैं, किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उसका परमाणु क्रमांक या फिर उसका परमाणु संख्या कहलाता है, या फिर उसका इलेक्ट्रॉनों की संख्या को भी हम लोग परमाणु संख्या या फिर परमाणु क्रमांक बोल सकते हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। एक हम अभी निकाले क्या चीज, क्रमांक। और उसमें अब परमाणु है तो परमाणु में भार भी होता है, होगा कि नहीं। उसको हम क्या बोलते हैं, परमाणु भार, या फिर इसको क्या बोलते हैं हम लोग, द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। ठीक, द्रव्यमान संख्या को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। ठीक, परमाणु संख्या तो हमने निकाल लिए, पी हो सकता है या फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है। और द्रव्यमान संख्या क्या होता है, नाभिक के अंदर उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, दोनों को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो हमको प्राप्त क्या होगा, उस परमाणु का द्रव्यमान संख्या। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक, अब देखो इस प्रश्न में क्या पूछा गया है, ऐसे परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान हो। प्रोटॉनों की संख्या बराबर मैं क्या बताया था, परमाणु संख्या। मतलब इससे क्या समझ में आ रहा है कि ऐसे परमाणु जिसके परमाणु संख्या समान हो।
परमाणु संख्या को समान बताया जा रहा है या फिर परमाणु क्रमांक को क्या चीज समान बता रहा है। तो देखो, और परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या में भी आपको बताया हूँ क्या होता है, द्रव्यमान संख्या के अंतर्गत आता है। और द्रव्यमान संख्या क्या है, भिन्न भिन्न है, तो उसको क्या कहेंगे इसमें आपको पूछा गया है। ठीक, तो देखते हैं ऑप्शन ए में क्या दिया है, समस्थानिक। सम और स्थानिक, सम मतलब समान और स्थान मतलब क्रम। क्या चीज, क्रम होता है ना जी, फर्स्ट स्थान पाया है, सेकंड स्थान पाया है ना, उसको हम लोग क्रम भी बोलते हैं, फिर संख्या भी बोलते हैं। ठीक, तो समान है स्थान जिसका, क्या चीज समान है स्थान जिसको, उसको हम क्या बोलेंगे, समस्थानिक। और चूंकि इस प्रश्न में देखो क्या बता रहा है, प्रोटॉनों की संख्या मतलब परमाणु क्रमांक, तो परमाणु क्रमांक क्या बताया, समान है। और मैं क्या बताऊँ, स्थान मतलब क्या चीज, संख्या, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, समस्थानिक। ऐसे परमाणु को हम लोग क्या बोलेंगे, समस्थानिक, क्योंकि उसका स्थान या फिर उसका परमाणु संख्या क्या है, समान है। ठीक, तो ये होगा इसका आंसर नंबर ए। अगला प्रश्न है, समस्थानिक वे होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका, अभी अभी मैं बताया हूँ, परमाणु भार समान होता है, तो परमाणु भार समान होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समभार, क्योंकि भार समान है। ठीक, तो इतना ही हो सकता, परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न, ये तो यहीं से गलत हो रहा है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगले ऑप्शन में क्या है, परमाणु भार भिन्न हो लेकिन परमाणु क्रमांक समान हो, तो परमाणु क्रमांक समान मतलब उसका स्थान समान, तो इसका सही आंसर क्या निकल गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें आइसोटोप मतलब भी क्या होता है आपका, समस्थानिक होता है। आप लोगों को क्या करना है, इसमें इंग्लिश को भी याद रखना है केमिस्ट्री में, क्योंकि कई बार इंग्लिश में ही पूछ दिया जाता है तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। आइसोटोप का मतलब भी होता है समस्थानिक। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा जा रहा है भाई, कि किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या वही होती है परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है। देखो, प्रोटॉनों की संख्या भिन्न है मतलब ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या मैं बताया था परमाणु क्रमांक या फिर उसका स्थान, तो जब उसका स्थान ही समान नहीं हो रहा है, उसका स्थान ही भिन्न हो रहा है, तो समस्थानिक हो नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल गलत हो रहा है। अगला ऑप्शन में दिया है, प्रोटॉनों की संख्या वही रहती है, मतलब परमाणु का स्थान वही रहती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। हाँ, तो ए है इसका सही आंसर। तो सही आंसर निकल के आया क्या हमारा, ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉनों की संख्या वही है, मतलब परमाणु का स्थान वही है, समान है, लेकिन उसका न्यूट्रॉनों की संख्या मतलब उसका द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। इस हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध होता है अभिविन्यास से। किससे संबंध होता है, अभिविन्यास से। अगला प्रश्न है, सूची 1 में आपको दिया है उपचयनांक और सूची 2 में दिया है तत्व के नाम। तो आपको मिलाना है कि जो उपचयनांक एक अंक दिया है, उपचयन अंक दिया है, वह अंक किस तत्व के है। ठीक है, इसके लिए आपको 2 सूची दे दिए गए हैं। पहला सूची है जिसमें आपको उपचयन अंक दे दिया है और दूसरी सूची में तत्वों का नाम दिया गया है। ठीक, इसमें आपको मिलाना, देखो क्या होगा, जो 2 है, 2 उपचयन अंक है वो होता है आपके कैल्शियम ऑक्साइड का। 3 जो उपचयन अंक होता है वो है आपके चौथा में, सी का आएगा पहला और डी का आएगा दूसरा। तो क्या निकल गया आपका, 3, 4, 2 और 1। तो यही वाला ऑप्शन देख लेते हैं कि आप किस वाले ऑप्शन में इसको दिया है। देखो क्या मैं बताया था, 3, 4, 1 और 2, यही निकला था। देखो किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर ए में, तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, ओजोन परत में छिद्र का मुख्य कारण है। आप लोग इसको अच्छे से जानते हो, 6वीं 7वीं का CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न है, इसमें 2 वाक्य दिए गए हैं, कथन दिया है, उसको आपको बताने की कौन सा कथन सही है कौन सा कथन गलत है। ठीक है, पहला कथन दिया है, रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी आप लोग जानते हो रासायनिक तत्वों की है सबसे। ठीक,
आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन बंधुता किसी एक वर्ग में सदैव ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है। बोला क्या चीज, ऊपर से नीचे आ रहा है आवर्त सारणी में, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या चीज, इलेक्ट्रॉन बंधुता जैसे इसे हम लोग डिनोट करते हैं। क्या आप बता रहा है, बढ़ रही, बढ़ती है, बढ़ रहा है। ठीक, तो देखो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि क्या होता है इलेक्ट्रॉन बंधुता मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लो। इलेक्ट्रॉन बंधुता का अर्थ है किसी परमाणु में हम लोग, जैसे मान लीजिए ये परमाणु है, ठीक, ये है इसका उपकोष। तो इस परमाणु में क्या है, इसका नाभिक। ठीक, इस परमाणु में जब हम लोग एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराते हैं या फिर प्रवेश कराते हैं, तो जब प्रवेश कराने में जो ऊर्जा निकलेगी, क्या चीज, जब हम लोग किसी परमाणु के उपकोष में क्या चीज इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराएंगे, तो जो ऊर्जा निकलती है उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो होता क्या है, किसी भी आवर्त सारणी में, ये आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी जब हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु का जो आकार है वो बढ़ता है। क्या चीज, परमाणु का आकार बढ़ता है, और आकार बढ़ेगा तो उपकोषों की संख्या बढ़ेगी। तो होता क्या है, जब परमाणु का आकार जो है इधर जब बाएं से दाएं जाते हैं तो क्या होता है, कम होता है, और ऊपर से नीचे आते हैं तो बढ़ता है। मैं आप लोगों को पहले ही बताया हूँ स्टार्टिंग में। ठीक है, तो एक नाभिक का यहाँ पे क्या है, नाभिक की आवेश क्या है, ठीक, और ये क्या है, इसका कोष है, ये क्या है, इसका उपकोष है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्या अर्थ मैं बताया था अभी, कि जब हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को किसी विलगित परमाणु में क्या करा रहे हैं, एंट्री करा रहे हैं, तो जब एंट्री कराने में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक, तो इसमें क्या बोल रहा है कि जब हम लोग सदैव ऊपर से नीचे मतलब नीचे आ रहे हैं तो परमाणु का आकार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो आप लोग देखना, यह परमाणु, ठीक, इसका ये है नाभिक। तो जब छोटा है, जो छोटा है, और यहाँ पे क्या है, हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रवेश करा रहे हैं, तो पास पास है, दोनों की दूरी कम है। तो देखना हमेशा जब दूरी कम रहती है तो आकर्षण ज्यादा रहता है। जैसे कि एक चुंबक रखे, ठीक है, चुंबक के साइड साइड में कोई लोहे की वस्तु रखी, ठीक, तो पास में रखेंगे तो उसमें आकर्षण ज्यादा रहेगा। इसी प्रकार ही इसमें नाभिक और जो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रविष्ट करा रहे हैं उसके आखिरी उपकोष में, उन दोनों के मध्य आकर्षण क्या होता है, ज्यादा होता है। कब, जब छोटा रहेगा परमाणु तब। ठीक, अब यहाँ पर चूंकि हम लोग ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो नीचे आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, आकार बढ़ रहा है। तो आकार बढ़ रहा है, दोनों के बीच की दूरी भी बढ़ेगी। अब जब दूरी बढ़ेगी तो आकर्षण कम होगा। तो एक बात आप लोग हमेशा याद रखना, जब केमिस्ट्री में जब आकर्षण बढ़ता है, क्या चीज, जब आकर्षण बढ़ता है तो ऊर्जा हमेशा बढ़ती है। इसको याद रखना आप लोग, कोई भी ऊर्जा हो, जब आकर्षण बढ़ेगा तो क्या चीज, ऊर्जा हमेशा बढ़ेगी। ठीक, और जब आकर्षण कम होगा तो ऊर्जा हमेशा कम होगी। ठीक, क्योंकि यहाँ पे ऊपर से नीचे आ रहे हैं, हम लोग ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो परमाणु का आकार जो है बढ़ रहा है ऐसे, तो इन दोनों के मध्य की दूरी भी बढ़ रही है, तो आकर्षण क्या चीज, अट्रैक्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसलिए एनर्जी, ऊर्जा भी क्या होगी, कम होगी। क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या दिया, बढ़ रहा करके दिया है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा गलत। ठीक, अगला कथन है, किसी है, ठीक, टाइपिंग मिस्टेक है, किसी एक वर्ग में परमाणु त्रिज्या है। ठीक, किसी एक वर्ग में परमाणु त्रिज्या सामान्यतः ऊपर से नीचे की ओर आने पर बढ़ती है। अभी अभी मैं आप लोगों को क्या बताया हूँ कि जब हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता है, तो आकार बढ़ेगा तो उसकी त्रिज्या भी बढ़ेगी। और यहाँ पे यही इसी को बताया क्या कि परमाणु त्रिज्याएं सामान्यतः ऊपर से नीचे आने की ओर बढ़ रही है। तो बिल्कुल सही है। तो हमारा कथन नंबर बी हो रहा है सही, और कथन नंबर 1 हो रहा है गलत। तो इसी को देखते हैं कि किस ऑप्शन में इसको बताया गया है। ऑप्शन ए में दिया गया ए और आर दोनों सही है, तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि हमारा ऑप्शन नंबर कथन नंबर 1 ये 2 था, गलत था। ठीक, कथन ए और आर दोनों सही है दिया है बी में, तो बी भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारा कथन नंबर ए गलत था। सी ऑप्शन में दिया कथन ए सही है, तो ये भी हो जाएगा बिल्कुल गलत, क्योंकि हमारा कथन ए ही गलत था। अगला ऑप्शन डी में दिया है ए गलत है, किंतु आर या फिर इसको हम बी बोलते हैं, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक आप इसको देख लेना, तो यही होगा इसका सही आंसर। यही हम लोग एनालिसिस करके निकाले थे। ठीक, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी।
अगला प्रश्न है, रासायनिक तत्वों की आवर्त सारिणी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक, पहला कथन क्या है, किसी आवर्त के अनुदिश, अनुदिश का मतलब यही वाला है, ये आवर्त सारिणी सीधा मतलब बाएं से दाएं जाना है। ठीक, और ऊपर से नीचे जाया जाता है। ठीक, तो अनुदिश जाने पर आयनन विभव का मान धीरे धीरे कम होता करके बोल रहा है। ठीक, सबसे पहले समझ लेते हैं कि आयनन विभव होता क्या है। इलेक्ट्रॉन बंधुता का जस्ट उल्टा हम लोग क्या किए थे, यहाँ पे एक नाभिक है, ये था उसका परमाणु का उपकोष। ठीक, तो जब हम लोग क्या करते हैं, किसी परमाणु से के आखिरी उपकोष से इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, और उसमें क्या कर रहे थे हम लोग, इलेक्ट्रॉन की एंट्री करा रहे हैं, किसमें, इलेक्ट्रॉन बंधुता में, जिसको ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, लेकिन आयनन विभव में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को हम लोग बाहर कर रहे हैं। तो जब किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर करने के लिए जो ऊर्जा लगती है, खींचने के लिए जो ऊर्जा लगेगी, उसको हम लोग बोलते हैं क्या जी, आयनन विभव। ठीक, अब इसमें क्या बोला गया कि किसी आवर्त के अनुदिश जाने पर, अनुदिश मतलब कौन सा, आपका इधर जाना है। ठीक, तो इधर जाने पर आप लोगों को पता ही होगा परमाणु क्रमांक क्या होता है, घटता है, सॉरी, परमाणु का आकार क्या होता है, घटता है। अब आप लोग देखो, ये परमाणु का नाभिक है, ये परमाणु है, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को आपको निकालना है। ठीक, तो इन दोनों के मध्य आकर्षण बल क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि इधर जाने से क्या हो रहा है, घट रहा है, तो घटेगा, तो परमाणु के नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण बल ज्यादा होगा, तो इसको निकालने के लिए इसको अधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी कि नहीं। अगर इधर से भी कोई खींच रहा है ना, और इधर से भी आप भी खींचोगे, तो आपको उसको खींच के निकालने में अधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। या फिर इसको आप लोग सामान्य तरीके से समझ सकते हो, दोनों के मध्य आकर्षण बढ़ रहा है। मैं भी अभी बताऊं क्या जी, जब आकर्षण बढ़ेगा तो एनर्जी भी बढ़ेगी, क्योंकि इसमें क्या दे दिया गया है कि एनर्जी कम होगी, आयनन विभव मतलब ऊर्जा है, आयनन विभव कम होगी। तो ये तो हो गया ऑप्शन कथन नंबर ए बिल्कुल गलत। कथन 2 में दिया है, तत्वों के किसी एक वर्ग में जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है। परमाणु भार कब बढ़ेगा, से छोटा परमाणु है, ये बड़ा परमाणु है। ठीक, तो जैसे जैसे परमाणु का आकार बढ़ेगा, परमाणु की भार भी बढ़ेगी। जैसे हम छोटा छोटा सा पत्थर उठाए, फिर इससे बड़ा पत्थर उठाए, ठीक, तो इसका भार बढ़ा, इसका आकार बढ़ा, तो इसका भार बढ़ा। ठीक, तो इसमें क्या हो रहा है, जब परमाणु का भार बढ़ता है, और कब बढ़ता है परमाणु का भार, जब उसका आकार बढ़ता है, और आकार जब कब बढ़ता है, जब हम लोग आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आते हैं। ठीक, तो जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो परमाणु अगर इतना था, वो हो गया इतना बड़ा। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होगी, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य दूरी बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो आकर्षण क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो एनर्जी भी क्या होगी आपकी, कम होगी। तो आपका कथन नंबर 2 हो रहा है बिल्कुल सही, तो कथन नंबर हो रहा है सही। ठीक, कथन नंबर 1 था आपका गलत। अब देख लेते हैं हम लोग कथन नंबर 3 को। कथन नंबर 3 में दिया है, किसी निर्दिष्ट आवर्त में जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ती है, विद्युत ऋणात्मकता कम होती है। ये एक नया शब्द है, विद्युत ऋणात्मकता। सबसे पहले इसी को समझते हैं कि विद्युत ऋणात्मकता आखिर होती क्या है। देखो क्या होता है, किसी तत्व में आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की जो प्रवृत्ति होती है, एक तत्व है, ठीक है, परमाणु के तत्व में क्या है, नाभिक है। ठीक, तो जो इलेक्ट्रॉन युग्म है उसको अपनी ओर आकर्षित करने की जो प्रवृत्ति होती है, उसको बोलते हैं विद्युत ऋणात्मकता। ठीक, क्योंकि इसमें क्या बताया कि परमाणु संख्या बढ़ने पर ऋणात्मकता कम होती है। अब आप लोग देखना, थोड़ा सा इसको समझना, परमाणु क्रमांक देखना आप लोग हमेशा क्या रहता है, एक आवर्त सारणी अगर नहीं देखे होगे तो देख लेना, ऐसे रहता है, ऐसे रहता है। ठीक, इसको समूह बोलते हैं, इसको आवर्त बोलते हैं। ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे करके बना रहता है, फिर इधर से ऐसे बना रहता है, फिर इधर से ऐसे बना रहता है। ठीक, तो परमाणु संख्या बढ़ रही मतलब हमको किधर किधर जाना है, अनुदिश मतलब आपको बाएं से दाएं जाना। ठीक, और जब बाएं से दाएं जाते हैं तो आप लोगों को पता है आकार क्या होता है, कम होता है, और आकार कम होगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य आवेश क्या होगा, बढ़ेगा, और जब अट्रैक्शन बढ़ेगा तो क्या एनर्जी भी आपकी बढ़ेगी। लेकिन इसमें क्या बोला कि कम होगी दिया है, तो ये भी कथन आपका हो जाएगा क्या चीज, गलत। ठीक, तो कौन सा कथन आपका सही निकला था, केवल 2, और केवल 2 को किस में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में, तो बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, परमाणु में कक्ष को भरने का सही क्रम नियंत्रित होता है, तो यह अपभाव सिद्धांत द्वारा भरा जाता है। जो कक्ष में
परमाणु में जो कक्षा बढ़ते हैं उसको। ठीक, अगला प्रश्न है, सूची 1 में दिया गया है आपको विशिष्टता मतलब गुण, और सूची 2 में आपको दे दिया गया है कण, मतलब कण के गुणों को मिलाना है। ठीक, इसके लिए आपको सूची 1 और सूची 2 दिया है। देखते हैं क्या दिया है। सूची 1 में शून्य द्रव्यमान, तो शून्य द्रव्यमान का होता है आपका कौन सा, न्यूट्रिनो होता है आपका शून्य द्रव्यमान का। ठीक, आंशिक, अगला क्या है, आंशिक आवेश होता है आपका क्वार्क में। आंशिक प्रचक्रण होता है किसमें, पॉजिट्रॉन में। पॉजिट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के समान ही होता है, इलेक्ट्रॉन का एक प्रतिकरण होता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या निकल गया आपका 2, 3 और 1, और बढ़ जाए क्या क्या आखिरी में आपका 4, तो हो जाएगा क्या, 2, 3, 1, 4। तो देख लेते हैं ये वाला ऑप्शन को किसमें दिया है। तो ए वाला ऑप्शन को आपकी दिया है किसमें, ऑप्शन नंबर ए में, 2, 3, 1, 4। तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अणु परमाणु कण नहीं है। तो आप लोग जानते हैं न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन न्यूट्रॉन नहीं होता, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो मिस्टर चैडविक ने की थी सन 1932 में। अगला प्रश्न है, परमाणुवीय नाभिक की खोज किसने की थी। तो परमाणुवीय नाभिक की खोज की थी मिस्टर रदरफोर्ड ने। तो हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में होते हैं, तो आप लोगों को पता है, मैं शुरू में ही बताया था, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बाहर इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन किसमें दिया है, ऑप्शन नंबर सी। सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं, उसी को ऐसे घुमाकर भी पूछा जा सकता है। तो कौन कौन सा कण होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, आणविक संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो बाहर होता है। तो ये हो जाएगा आपका गलत कथन। ऑप्शन बी में दिया है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं, ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो बाहर होता है। तो ये भी ऑप्शन हो रहा है आपका गलत। ऑप्शन नंबर सी में दिया क्या चीज, प्रोटॉन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। तो हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। तो सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है आपका यूरेनियम। अगला प्रश्न है, निम्न युग्मों में से कौन सा एक कण व प्रतिकण का युग्म है। तो कण व प्रतिकण का युग्म देखिए तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो अलग अलग कण है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉनों का भी अलग अलग है, फोटॉन इलेक्ट्रॉन भी अलग है। सही जो है इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण होता है पॉजिट्रॉन, मैं भी बताया था ऊपर वाले प्रश्न में। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, जिस तत्व के परमाणु में क्या चीज, 2 प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन मतलब P बराबर है 2, न्यूट्रॉन है N बराबर है 2, P है 2, न्यूट्रॉन है 2 और इलेक्ट्रॉन है आपका 2। तो हमको क्या निकालना, द्रव्यमान संख्या। अब द्रव्यमान संख्या का मैं फार्मूला आप लोगों को क्या बताया था, A बराबर P प्लस N, मतलब प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़ना रहता है। तो प्रोटॉनों की संख्या 2, न्यूट्रॉनों की संख्या 2, तो 2 और 2 हो जाएगा 4। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से किसमें मिलता है। तो एक ही प्रकार का परमाणु हमेशा प्राकृतिक तत्वों में मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन धातु तत्वों के लिए है। देखो धातु तत्व कौन होते हैं, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की शक्ति रखते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या ये डोनेट करने की शक्ति रखते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या जी, मेटल या फिर धातु। ठीक, और आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मैं बता दूं क्या होता है। पहला उपकोष में रहता है 2, दूसरा उपकोष में 8, तीसरा उपकोष में 8 और चौथा उपकोष में 18। ठीक, और हम आप लोगों को एक बात याद रखना, हर तत्व स्थायी होना चाहता है, क्या चीज, स्थायी होना चाहता है। और वो लोग स्थायी होने के लिए या तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन को
डोनेट करता है। ठीक, तो इसमें आप लोग देखेंगे कैसा। देखो पहला ऑप्शन क्या दिया, 2 और 8 दिया, जैसे कि मान ली एक पहला उपकोष है दूसरा उपकोष। ठीक, पहला उपकोष में रहेगा 2, दूसरा उपकोष में 8, तो ये तो ऑलरेडी स्थायी है। तो क्या चीज, ये तो फालतू बिना मतलब का इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अपने आप को अस्थायी नहीं करना चाहेगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गलत। ठीक, अगला ऑप्शन में 2, 8, 7, इसके बाद तो खुद एक तो कम है, तो और ये कहाँ से देगा इसको, बल्कि चाहिए, तो ये भी हो जाएगा गलत। बताया ना, 2, 8, 8, तीसरा में 8 होना था लेकिन इसमें 7 है, तो इसको खुद एक चाहिए स्थायी होने के लिए, कहाँ से देगा। तीसरा ऑप्शन में क्या दिया, 2, 8, 8, तो ये भी तो स्थायी है, एक दे देगा तो अस्थायी हो जाएगा, और अस्थायी होना कोई नहीं चाहता। ठीक, और ऑप्शन नंबर डी में है 2, 8, 8, 2, 2, 8, 8, 2, लेकिन इसको आप कितना चाहिए, कम से कम 16 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्या करने के लिए, एक स्थायी तत्व होने के लिए। इसलिए क्या करेगा, छोड़ो कहाँ 16 इलेक्ट्रॉन को मैं लाऊंगा, इससे अच्छा 2 को दान कर देता हूँ, और दान कर रहा मतलब क्या है, वह धातु है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा धातु तत्व के लिए क्या जी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपन। तो सही आंसर कौन सा निकला हमारा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से सब न्यूट्रॉनिक समूह है, सब न्यूट्रॉनिक मतलब जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या होगी समान, उसको आपको बताना है। इसका सही आंसर देखेंगे तो इसका सही आंसर निकल गया ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। ठीक, अगला प्रश्न है, समस्थानिक C14 संबंध है, तो समस्थानिक C14 किससे संबंधित है, ऑप्शन नंबर इसका होगा सी सही। कौन से, जीवात्म के आयु निर्धारण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, आपके समस्थानिक C14 वाले जो तत्व होते हैं उसका। ठीक, अगला प्रश्न है, किसी तत्व का सार्वधानिक अभिलाक्षणिक गुण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आप लोगों को पता होगा सार्वधानिक अभिलाक्षणिक गुण कौन से बताता है, डायरेक्ट उसका परमाणु क्रमांक ही बताता है। अगला प्रश्न है, यदि एक रेडियो एक्टिव क्षय में परमाणु क्रमांक एवं द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो कण जो उत्सर्जित होता है वह है, मतलब रेडियो एक्टिव क्षय हो रहा है तो उसके परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान क्रमांक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ऐसे में जो कण उत्सर्जित होगा, बाहर निकलेगा, उस कण को क्या कहते हैं, इसमें पूछा गया है। तो उस कण को हम लोग बोलते हैं फोटोन। क्या बोलते हैं, फोटोन। ये सब तो होता नहीं है, इसको जानते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब तो अंदर रहता है, फोटोन निकलता है। हमेशा देखना रेडियो एक्टिव क्षय में ना जो कण निकलता है उसको हम लोग फोटॉन बोलते हैं। अगला प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉन एक विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार प्रवेश करता है कि उसका वेग विद्युत बल रेखाओं की दिशा में ही है। ऐसी परिस्थिति में इलेक्ट्रॉन का पथ वृत्त होगा, इलेक्ट्रॉन का पथ एक परवलय होगा, इलेक्ट्रॉन का वेग घटेगा, और ऑप्शन डी है इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ेगा। इसका सही आंसर होगा, देखना ऐसी स्थिति में हमेशा ना इलेक्ट्रॉन का वेग जो है क्या होता है, घटता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, यूरेनियम के किस समस्थानिक का उपयोग परमाणु बम बनाने में किया जाता है। इसको आप लोग अच्छे से जानते हो, ऑप्शन नंबर सी, यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, तत्वों फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और एक कह के लिखा है आयोडीन है। ठीक है, आई है, आयोडीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्रम आपको बताना है। तो इसको आप लोग वही परमाणु क्रम के हिसाब से निकाल सकते हैं, ऊपर से नीचे आने पर ऐसे क्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऐसे करके क्या आता है। ठीक, तो कैसे आएगा आप लोग पहले आवर्त सारणी को देख लेना, फिर वहां से इसको आप लोग समझ सकते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ए। क्यों, देखो क्लोरीन ब्रोमीन क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन में ऊपर से नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा तो घट रहा है, क्लोरीन का ज्यादा, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, दो तत्व कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 है और आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 है, दोनों तत्वों के द्रव्यमान संख्या 40 को क्या कहा जाएगा, ये इसमें पूछा गया है। तो आप लोग इसको बता सकते हो क्या कहा जाएगा, एकदम आसान है, समभारिक। क्या कहा जाएगा, समभारिक। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया था।
प्लम पुडिंग है या इसी को हम लोग तरबूज, वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं या फिर केक मॉडल भी इसी को ही कहा जाता है। तो इस मॉडल को दिया था सर जे थॉमसन ने। इन्होंने बताया था कि ये परमाणु है, ठीक। तो परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ना, जैसे तरबूज में बीज रहते हैं ना, वैसे बीच बीच में क्या होते हैं, धसे हुए होते हैं, ठीक। और प्लम पुडिंग में भी ऐसा टाइप कुछ रहता है, इसमें बीच बीच में जो कुछ रहता है ना, थोड़ा सा वो खाने का, ऐसे इसमें भी ऐसा धसा रहता है प्लम पुडिंग में, ठीक। इसलिए इसको हम लोग प्लम पुडिंग मॉडल या फिर तरबूज मॉडल के नाम से जानते हैं। तो कौन सा है आपका, एक जे थॉमसन है। तरबूज मॉडल भी बोलते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर डी है इसका सही आंसर, ठीक। उम्मीद है मुझे आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना, और जो लोग नए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से भी जितने भी एग्ज़ाम हो रहा है उसकी तैयारी करवाता हूँ, ठीक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।